गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर सेकंड चल रहा है एज़ यू नो अकाउंटिंग टर्म्स, जिसमें हमने अभी तक बिज़नेस ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो बिज़नेस परफॉर्म करता है और जिससे हमारी फाइनेंशियल पोजीशंस अफेक्ट होती हैं, जो हमारे बिज़नेस के लिए ज़रूरी होती हैं। इवेंट्स के बारे में भी हमने पढ़ा। ये ट्रांजैक्शन का रिज़ल्ट होता है, वो कॉन्सिक्वेंस जो ट्रांजैक्शंस के अकर होने से क्या होता है, इवेंट बनता है। ठीक है। अकाउंट क्या चीज़ थी? टी फॉर्म में हमारा अकाउंट हम फॉर्म करेंगे, ये हमारा मेन टारगेट है जिसको हम अचीव करेंगे अभी। ठीक है। तो उसके बारे में था कि ये अल्फ़ाबेट टी की तरह दिखता है और जिसकी डेबिट साइड होती है, लेफ़्ट साइड होती है डेबिट साइड एंड सीआर साइड होती है आपकी राइट साइड। ठीक है। इसमें दोनों में ही ट्रांजेक्शन्स अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड की जाती हैं अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस। इसके बाद फोर्थ पॉइंट था हमारा कैपिटल, जो अमाउंट आपके प्रोप्राइटर ने इन्वेस्ट किया है बिजनेस के अंदर। ठीक है। जो किस लिए यूज़ किया जाता है, असेट्स परचेज करने के लिए, जिस टर्म को मैंने बात की थी, ऑनर्स इक्विटी और नेटवर्थ एंड नेट असेट्स। नेटवर्थ एंड नेट असेट्स अभी भी हमारी पेंडिंग रहेंगी। ठीक है। ड्राइंग के अमाउंट था जो कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट की है, उसी को बिजनेस से विड्रॉन करना अपने पर्सनल यूज़ के लिए बाय द ऑनर। ठीक है। अपनी प्राइवेट पेमेंट्स, अपने खर्चों के लिए उसने बिजनेस के फंड्स को निकालता है, तो उसको ड्राइंग्स बोलते हैं। लाइबिलिटी क्या टर्म थी आपके पास? वो अमाउंट जो हम बाहर से क्रेडिट लेते हैं। ठीक है। मींस आउटसाइडर्स का अमाउंट हमें पे आउट करना होता है, वो टर्म आता है लाइबिलिटी। ये टू टर्म्स थी इसकी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल में हमने पढ़ा कि जो ऑनर की जो कैपिटल बिजनेस में लगी होती है, वो इंटरनल लाइबिलिटीज़ के अंदर आती हैं, जो बिजनेस के साथ तक हमेशा चलती हैं। ठीक है। और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ में दो टर्म्स हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ एंड करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ आर दोज लाइबिलिटीज़ विच आर रीपेमेंट इन द विद इन अ 1 ईयर। एक साल के अंदर हमें पेमेंट करना होता है, जैसे हमारे स्मॉल शॉर्ट टर्म लोन्स या स्मॉल क्रेडिटर्स। ठीक है। जिनका अमाउंट हमने डे टू डे बेसिस पे उधार लिया होता है और उनको हमें पे आउट करना होता है नेक्स्ट परचेज पे, या मे बी वो जो टर्म हमें अलाउ करते हैं। ठीक है। मैक्सिमम 1 ईयर ही होता है नॉर्मली। और जो नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ होती हैं, ये हमारे बैंक लोन्स को कवर करती है, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो हमने अपनी फर्म के लिए लिया है बिज़नेस को चलाने के लिए। ये किस लिए लिया होता है? गुड्स परचेज किया होता है इसलिए। और यहाँ पे क्या होता है? बिज़नेस की अदर एक्टिविटीज़ के कंट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है। इंटरनल एक्सटर्नल, जो बाहर से लोन लिया, एक्सटर्नल के हमारे दो पार्ट्स हैं, जो लॉन्ग टर्म वे में हम पे करेंगे, मींस मोर देन 1 ईयर वाली लाइबिलिटीज़ आती हैं नॉन करंट में, और करंट के अंदर कौन सी आती हैं? जो विद इन अ 1 ईयर हमें पे करनी होती है। ठीक है। असेट्स क्या चीज़ हैं? जो हम बिज़नेस के लिए परचेज करते हैं और वो हमारे साथ बिज़नेस के साथ लॉन्ग टाइम तक बनी रहती हैं, और ये हमारे लिए यूज़फुल होती है बिज़नेस की अदर एक्टिविटीज़ को कैरी डाउन करने के लिए। ठीक है। इसके भी हमने 2 टाइप्स पढ़े थे, नॉन करेंट एंड करंट। नॉन करेंट कौन सी असेट्स होती हैं? जस्ट लाइक फिक्स असेट्स, जो एक बार बिजनेस में परचेज कर ली और वो हमेशा बिजनेस के साथ बनी रहती हैं, लाइक योर लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर एक्सेट्रा। करंट असेट्स मैंने आपको एग्जांपल दिया था, डेटर्स एंड स्टॉक। डेटर्स जैसे क्रेडिटर्स पर्सन्स होते हैं जिनसे हमने गुड्स परचेज किया था ऑन क्रेडिट, उसी तरीके से जब हम अपने गुड्स सेल करते हैं कस्टमर को ऑन क्रेडिट, तो वो हमारी बुक्स में डेटर्स के नाम से शो किए जाते हैं, क्योंकि उनसे हमारा पैसा आना होता है। ठीक है। तो करंट असेट्स आर दोज असेट्स विच आर मेंट फॉर सेल और वुड बी मैनेज विद इन अ 1 ईयर। मतलब जो अमाउंट है वो हमारे पास जैसे 1 साल के लिए पेमेंट देनी है 1 साल के अंदर अंदर, इसी तरीके से 1 साल के अंदर अंदर पेमेंट रिसीव होती है डेटर्स से। और स्टॉक वो अमाउंट है जो हमारे पास रखा हुआ क्या कहते हैं, क्वांटिटी है गुड्स की, जो हमारी सेल होने से रह गया, उसको विद इन अ 1 ईयर नेक्स्ट ईयर में क्या कर देंगे? सेल कर देंगे। ठीक है। तो उससे हमारा अमाउंट रिसीव हमें हो जाएगा। उसके बाद वैल्यू है हमारे पास, पॉइंट है एक्सपेंसेस मैंने बताया था, गुड्स एंड सर्विसेज बनाते टाइम जो हमें पेमेंट करनी पड़ती हैं, जो अलग अलग खर्चे हमारे सामने आते हैं, उन सबको क्या बोलते हैं आपके पास? खर्चा, एक्सपेंस। इट इज़ द कॉस्ट इंकर्ड, जो लागत हमारी लगती है गुड्स बनाने और बेचने के अंदर, गुड्स और सर्विसेज को, उसको क्या बोलते हैं? एक्सपेंस। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मीन्स गुड्स बनाने तक का सारी लागत को भी खर्चा बोलते हैं। अमाउंट जो हमने अलग अलग चीज़ों के लिए पे किए उनको भी खर्चा बोलते हैं। बैलून पड़ गया शायद। और जो फिक्स असेट है
उसके अंदर डेप्रिसिएशन जो हम चार्ज करते हैं, फिक्स एसेट हमारे पास वैल्यू बिज़नेस में जो असेट्स आती हैं उनको हमें लॉन्ग टाइम तक हमारे साथ बिज़नेस के साथ बनी रहती हैं। आपने देखा होगा कि अगर हम कोई भी आइटम, जैसे मान लीजिए स्मार्टफोन परचेज़ करते हैं और अगर आप उसको नेक्स्ट डे भी वापस उसकी सील ओपन करने के बाद भी उसे वापस शॉप पे देने जाएंगी तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो ऐसे केसेस में क्या हुआ, आपके पास जो वैल्यू रिड्यूस होती है ना, तो उसी तरीके से हमें बिज़नेस को बताना पड़ता है कि हमारी फिक्स एसेट्स की भी वैल्यू रिड्यूस हो रही है टाइम टू टाइम बाय द पैसेज ऑफ यूज़। मशीनरी वगैरह है, डे टू डे बेसिस पे यूज़ भी होती हैं, मशीन मैन्युफैक्चरिंग का काम करती हैं, तो उनके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना पड़ता है, हमें उस वैल्यू को रिड्यूस करना पड़ता है फिक्स एसेट की। तो इसको भी बिज़नेस में एक तरीके से खर्चा शो करना पड़ता है और इसको डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इनकम amount received from sale is revenue and the cost of goods sold is called expense। ये क्या बोल रहे हैं कि हमें जो सेल हमने की उससे रिवेन्यू अर्न हुई और जो हमने खर्चे किए वो हमारे क्या थे, एक्सपेंस। तो अगर हमारी रिवेन्यू सेल मोर देन द एक्सपेंस होगी तभी तो हमें इनकम होगी। अगर हमारी रिवेन्यू 100 है और एक्सपेंस 80 है तभी तो हमें 20 रुपीज़ की इनकम अर्न होगी। इट इज़ अ प्रॉफिट अमाउंट ऑल्सो। नेक्स्ट पॉइंट, परचेजेस। परचेज़ क्या टर्म थी हमारे पास कि परचेज़ हम किस लिए यूज़ करते हैं, गुड्स, जो गुड्स हमने बिज़नेस के लिए ख़रीदे हैं बेचने के लिए, उस गुड्स को ख़रीदने के लिए टर्म यूज़ किया जाता है परचेज़। इसी तरीके से उसी गुड्स को बना के बेचने के लिए, जो बेचने के लिए टर्म यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे सेल्स। ठीक है, ये सारी टर्म्स हमारे पास अब क्वेश्चंस में आगे आने वाली हैं हमारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में। इसके बाद हमारे पास एक टर्म आएगी स्टॉक। स्टॉक से पहले पढ़ते हैं गुड्स। देखिए गुड्स क्या कह रहे हैं, इट इंक्लूड्स ऑल दोज थिंग्स विच आर परचेज्ड फॉर रीसेल और विच आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग फिनिश्ड प्रोडक्ट्स विच आर ऑल्सो मेंट टू बी सोल्ड। मीन्स क्या कह रहा है ये, आपने जो गुड्स खरीदा रीसेल के लिए, मतलब उस गुड्स को लाए और उसको सेल कर दिया। लाइक शुगर हमने परचेज़ किया, एक ट्रेडिंग पर्सन ने, शॉपकीपर ने, और उसको एज इट इज़ सेल कर दिया रीसेल बाय इंक्रीजिंग देयर मनी वैल्यू। 10 रुपये की लाया था, 12 रुपीज़ में सेल कर दिया तो 2 रुपीज़ उसका अर्निंग प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो ये तो एज इट इज़ बेच दिया। या फिर उसने क्या किया, शुगर केन परचेज़ किया, ठीक है, और फिर उसने अपनी शुगर मिल के अंदर उसको शुगर में कन्वर्ट किया, तो फिनिश प्रोडक्ट इज़ द शुगर जो आपकी बनी है। और जो उसने परचेज़ किया था, मान लेते हैं रॉ मटेरियल ऑफ शुगर केन उसका रॉ मटेरियल होगा, उसने उसको प्रोड्यूस किया और फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया। ठीक है, वो भी किस लिए किया, सेल करने के लिए। यहाँ शुगर सेल की थी डायरेक्ट परचेज़ करके, और यहाँ पे क्या किया, कन्वर्ट करके सेल किया। तो दोनों ही केसेस में क्या कहलाएगा, वो किस लिए आपकी कर रहे हैं, आप सेल करने के पर्पज़ के लिए। जो भी आप गुड्स खरीद रहे हैं उसका फाइनली जो एंडिंग पॉइंट है वो क्या है, सेल। तो आप उस जो आपने चीज़ें खरीदी हैं, आइटम्स परचेज़ किए, मे बी इन रॉ मटेरियल, मे बी इन फाइनल गुड्स, मे बी इन फिनिश गुड्स जो बन के तैयार हो गया, रॉ मटेरियल जिस पे अभी काम बाकी है, जिसको आप बेचने के लिए लायक बनाएंगे, वो अभी एलिजिबिलिटी एरिया में नहीं आता। ठीक है, जो भी है ये सारी वैरायटीज़ उसको हम बोलते हैं बिज़नेस के लिए गुड्स, जो हमने परचेज़ किया है फॉर रीसेल पर्पस। ठीक है, अब देखिए स्टॉक क्या चीज़ है। मान लेते हैं हमने 100 आइटम्स खरीदे थे, 100 में से हमने 60 आइटम्स सेल आउट कर दिए। ठीक है, 100 आइटम्स को बना के हमने 60 तो सेल आउट कर दिए। उसके अलावा 20 आइटम्स हमारे अभी कहाँ पे हैं, WIP में, और 20 आइटम्स हमारे एज इट इज़ पड़े हुए हैं, मीन्स रॉ मटेरियल की फॉर्म में ही। 100 में से 60 तो मैंने सेल कर दिए, 100 जो 40 बचे, 40 में से मैंने क्या किया, कुछ तो मशीनों में काम चल रहा है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं WIP, वर्क इन प्रोग्रेस, जिन पे काम अभी चल रहा है। और 20 मेरे एज इट इज़ स्टोर्स में पड़े हैं। ठीक है, जिनको मैंने अभी कुछ भी नहीं किया, जो आए थे और एज इट इज़ रखे हुए हैं, और बनने के बाद ये तो गोडाउन में जा चुके हैं, तो ये तो सेल पर्पस हो गया। बाकी इसके बाद जो 20 बच रहे हैं ना, एक तो हमारा काम जिन पे बच रहा है करने के लिए, और जिनको अभी हमने काम यूज़ में लिया ही नहीं है। तो ये जो 40 आइटम की जो क्वांटिटी है, ये हमारी क्या कहलाएगी, स्टॉक, जो हम नेट। और मान लेते हैं इस बीच में हमारी क्या आ गई, 31 मार्च। क्या होता है, हमें अपना अकाउंटिंग पीरियड मेंटेन करना पड़ता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो ऐसे में अगर हमारी
ईयर एंडिंग आ जाए और उसके बाद कुछ गुड्स हमारा जिस भी पोजीशन में पड़ा है बिज़नेस के अंदर जो सेल नहीं हुआ, उस गुड्स को क्या बोलेंगे? स्टॉक। उसी गुड्स को दूसरा नाम देंगे स्टॉक। देखिए, द टर्म स्टॉक इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ दोज गुड्स विच आर परचेज्ड फॉर रीसेलिंग एंड विच आर लाइंग अनसोल्ड, जो हमने ख़रीदा था बेचने के लिए दोबारा और वो हमारे बिजनेस में लाइंग पड़ा है अनसोल्ड, जो बेच नहीं पाए और ईयर एंडिंग हो चुकी है, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। किस दिन पड़ा हुआ मिला हमें? एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। जैसे ही नेक्स्ट डे चेंज होगा, हम इस गुड्स को भी बेचने के लिए चले जाएंगे या फिर हमारा गुड्स बनने के लिए हम मशीन डिपार्टमेंट को, हमारे मशीनरी सॉफ्टवेयर को इशू कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 टाइप्स का होता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। जो आइटम क्लोजिंग होता है वही नेक्स्ट डे ओपनिंग में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है? इसके बाद देखिए 14 हमारा जो टॉपिक है वो है डेटर्स और क्रेडिटर्स। मैं आपसे वैसे डिस्कस कर चुकी हूँ, बाकी उनकी हम डेफिनेशन ले लेते हैं। डेटर्स वो पर्सन है या वो फर्म है जो क्या कर रहे हैं? गुड्स को ख़रीदते हैं और जिसके अगेंस्ट वो पेमेंट नहीं करते। मीन्स हमारे कस्टमर जिन्होंने हमसे गुड्स ख़रीदा और हमें पेमेंट नहीं दिया, तो जो उनका अमाउंट हमारे बुक्स में सामने ड्यू रहता है, आउटस्टैंडिंग खड़ा रहता है, उस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं? उन पर्सन्स को हमारी बुक्स में डेटर्स की तरह शो किया जाता है। द टर्म डेटर्स रिप्रेजेंट दोज पर्सन्स टू होम गुड्स हैव बीन सोल्ड, जिनको हमने गुड्स और सर्विसेज बेची है, ठीक है, ऑन क्रेडिट, उधार पे, और जिन्होंने हमारा पैसा अभी हमें, जिनसे अमाउंट हमें रिसीव नहीं हुआ, उनको क्या बोलते हैं? डेटर्स। इसी तरीके से क्रेडिटर्स वो पर्सन्स हैं जिनसे हमने परचेज़ किया है और सर्विसेज ली है ऑन क्रेडिट और उनको अभी तक पैसा नहीं दिया। हमने नहीं दिया तो क्रेडिटर, और हमारा नहीं दिया किसी ने तो वो हमारे लिए डेटर्स। ठीक है, हमारा लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का डिस्काउंट ये अमाउंट है, जैसे आपका जो होलसेलर है जो गुड्स को क्या करता है, बहुत लार्ज क्वांटिटी में सेल करता है, और आपने क्या किया, रिटेलर जाके अपनी शॉप के लिए जाके गुड्स परचेज करके लेके आता है, तो वो जो गुड्स परचेज करके लाएगा, अगर वो भी लार्ज क्वांटिटी में उससे ख़रीदता है तो वो उसको डिस्काउंट देता है। अगर आपने मान लेते हैं किसी प्रोडक्ट की 1000 यूनिट्स खरीदी हैं और उसने आपको 1000 यूनिट्स के रेट की MRP पे क्या किया, 10% डिस्काउंट दे दिया, तो उस डिस्काउंट को बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट ऑन द परचेज ऑफ लार्ज क्वांटिटी अमाउंट। बट अगर आपने वो अमाउंट ख़रीदने के बाद उसको जो पैसा देना था वो पैसा नहीं दिया और आप अपने घर आ गए, उसको बोला 1 महीने बाद दूंगा, लेकिन उस होलसेलर को पैसों की ज़रूरत पड़ी, तो उस होलसेलर ने आपको पहले तो ट्रेड डिस्काउंट दिया था एट द टाइम ऑफ परचेज, दूसरा डिस्काउंट वो कब देगा, उसने 1 महीने का टाइम दिया है आपको, बट उसको क्या चाहिए, पेमेंट। आफ्टर 10 डेज़ उसको रियलाइज़ हुआ उसको पैसा चाहिए, और उसने आपको एक ऑफ़र दिया कि अगर आप मेरे 1 लाख रुपीज़ का अमाउंट अगर मुझे आज ही पे कर दो या विदिन 2 डेज़ पे कर दो, तो मैं आपको 5% का एक्स्ट्रा कैश डिस्काउंट दूंगा। जो क्वांटिटी परचेज करते टाइम डिस्काउंट मिलता है उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, और इजीली अपना ही रुका हुआ पैसे को जल्दी मंगाने के लिए जो हमें डिस्काउंट देना पड़ता है, कैश डिस्काउंट ऑफ़र करना पड़ता है, क्योंकि सामने वाला डिस्काउंट के लालच में क्या करेगा, हमारा पैसा जल्दी दे देगा, और अगर हमें ज़रूरत है तो हमें कहीं और जाना नहीं पड़ेगा, हमारा ही पैसा हमें मिल जाएगा ऑन ईजी बेसिस। तो ऐसे केसेस में हम कैश डिस्काउंट को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं इस टर्म को। तो डिस्काउंट एक ऐसी चीज़ है, ऐसा रिबेट है, अलाउंस है, जो हम क्या करते हैं, एक सेलर जिसने गुड सेल किया है वो अपने बायर को देता है उससे पैसा मंगाने के लिए। ट्रेड डिस्काउंट इज़ अ टर्म फॉर परचेज ऑफ लार्ज क्वांटिटी, इट इज़ अ फिक्स्ड ऑन द फिक्स्ड परसेंटेज ऑन द कैटलॉग प्राइजेस। मान लीजिए आपने 1000 यूनिट्स परचेज़ की ऑन 100 रुपीज़, अगर आपने 999 यूनिट्स भी खरीदी है ना, 999, तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, उसका ये रूल है। अगर आपने 1000 यूनिट्स खरीदी हैं तो 1000 यूनिट्स मल्टीप्लाई 100, 1 लाख रुपीज़ का अमाउंट के ऊपर उसने आपको फ्लैट 10% डिस्काउंट दे दिया, तो उसको बोलेंगे ट्रेड डिस्काउंट। अब 90,000 की जो क्वांटिटी का अमाउंट आप खरीद के घर ले आए, उस 90,000 के ऊपर उसने आपसे जल्दी पैसा मंगाने के लिए 10% डिस्काउंट और दिया। अगर आपने उसको 1 हफ्ते के अंदर पेमेंट दे दी, तो वो जो नेक्स्ट आपको डिस्काउंट उसने ऑफ़र दिया फॉर द मेकिंग पेमेंट ऑन प्रॉम्प्टली बेसिस, मीन्स आप उसकी पेमेंट क्या कर दो, जल्दी से जल्दी, तो उसके लिए जो डिस्काउंट मिलता है उसे बोलते हैं कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट इट इज़ अलाउड बाय द सेलर टू इट्स कस्टमर एट अ फिक्स परसेंटेज ऑन द लिस्ट प्राइस और कैटलॉग प्राइस, जो फिक्स्ड प्राइस होते हैं। कैटलॉग मतलब जो
इसको हिंदी में बोलते हैं सारणी, मतलब जो इंडेक्सेशन होता है ना कि ये अमाउंट इतने पे, ये आइटम इतने पे ही बेचना है, उस तरीके से लिस्ट प्राइस होती है। नॉर्मली ये आपको मिलती है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में, ठीक है। तो प्राइस ऑफ गुड्स इट इज़ कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट मीन्स इट इज़ अलाउड एट द टू द कस्टमर फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट, ईजिली वो पेमेंट कर दे, प्रॉम्प्ट मतलब ईजिली और टाइमली पेमेंट कर दे, उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। कल हमारा न्यू मीन्स मंडे ऑनवर्ड्स हम 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना, जो हमारा रहेगा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। आपके 2nd चैप्टर और 3rd चैप्टर के नोट्स मैं आज आपको सेंड कर देती हूँ, उनका पिक्स, ठीक है। और जो जिस तरीके से मैंने आपको इसमें नोट्स बनवाए हैं, जो फॉर्मेट में मेरे रही हैं चीज़ें, उसी तरीके से आपको अपने रजिस्टर में मेंटेन करना है। 1st चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, 2nd चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, 3rd चैप्टर की तरफ हम कल स्टार्ट कर देंगे और इनके नोट्स मैं आज आपको सेंड कर देती हूँ। तो आपकी प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन होने चाहिए, इसके लिए मुझे आपको फिज़िकली जब हम प्रेजेंट होंगे तो ये आपके पास प्रॉपर वे में अकाउंट्स के रजिस्टर्स मेंटेन होने चाहिए आपके, मुझे उसमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं चाहिएगा। थैंक यू।